आज आप मेरे साथ सुनेंगे शाप या षड्यंत्र तेरे प्यार की सामी बीते जिंदगी का भाग 11। अब तक आपने देखा राहुल के दिल की छटपटाहट उसकी उंगलियों में उतर आई थी। वह तेजी से एक के बाद एक फाइल के पन्ने पलटता चला जा रहा था। अब आगे देखते ही देखते राहुल की गाड़ी कुछ ही पलों में कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य द्वार पर पहुंच गई थी। गाड़ी देखते ही गार्ड ने दौड़कर दरवाजा खोला। आशीष गाड़ी को सिक्योरिटी रूम की ओर ले चलो, राहुल ने फाइल को एक तरफ रखते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी आग सुलग रही थी। जी सर, जैसा आप कहे, आशीष ने गाड़ी का स्टीयरिंग सिक्योरिटी रूम की ओर मोड़ते हुए कहा। अगले ही पल गाड़ी सिक्योरिटी रूम के गेट से कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। आशीष तुरंत गाड़ी से उतरा। उसने राहुल की ओर का दरवाजा खोला, फिर अपनी टोपी संभालते हुए धीमे स्वर में बोला, सर, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। कंपनी में कुछ हुआ है क्या? कहते हुए आशीष का चेहरा गंभीर हो गया था। राहुल ने उसकी ओर देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में बोला, हाँ आशीष, एक छोटी सी समस्या तो हुई है, पर चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। उसने अपने भीतर के गुस्से के तूफान को दबाते हुए कहा और सिक्योरिटी रूम की ओर बढ़ गया। लेकिन उसकी तनी हुई भौहें मानो उसके भीतर उठ रहे गुस्से का ऐलान कर रही थी, जो वहां की सफेद रोशनी में और भी साफ दिख रही थी। उस गलियारे के गहरे सन्नाटे में राहुल के जूतों की आहट अब और भी तीखी सुनाई देने लगी थी। जैसे ही राहुल ने सिक्योरिटी रूम में कदम रखा, सूर्य और ईशिता की उंगलियां कीबोर्ड पर चलते चलते अचानक ही रुक गई थी। कुछ पलों तक कमरे में केवल कंप्यूटर की धीमी आवाज गूंज रही थी। सामने लगी नीली स्क्रीन की वह काली परछाई अब पहले से और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही राहुल के जबड़े और मुट्ठियां दोनों भिंच गए थे। सिक्योरिटी रूम की नीली रोशनी में राहुल के माथे पर उभरी हुई सलवटें देखकर ईशिता की सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी। ईशिता ने गहरी सांस ली और अपने हाथ मसलते हुए धीमे स्वर में बोली, आई एम सॉरी सर। उसका चेहरा आत्मग्लानि से भरा हुआ था। राहुल ने उस पर एक ठंडी नजर डाली और कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसने पैर पे पैर चढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, इशिता, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि यह सब कैसे हुआ? यह कहते हुए उसके माथे की सलवटें और भी गहरी हो गई थी। वह इशिता की ओर देखते हुए बोला, वैसे आजकल तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? तुम इस कंपनी के नियम को अच्छी तरह जानती हो, फिर भी बिना आईडी चेक किए किसी को अंदर आने की परमिशन कैसे दे सकती हो? उसकी भारी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी थी। उसने अपना ब्लेजर उतारकर कुर्सी के पीछे टांगा और इशिता पर बर्फ सी ठंडी निगाहें डालते हुए सवालों की झड़ी लगा दी थी। इशिता किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल का हर सवाल धीरे धीरे उसके गले का मानो फंदा बनता जा रहा था। वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि वह तो अपने मुंह का सलाइवा भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। वह राहुल को यह भी नहीं बता सकती थी कि जब उसने इंटरनेट मेंटेनर टीम के उस सदस्य को अंदर आने की अनुमति दी थी, तब उसका मन राहुल के ख्यालों में ही उलझा हुआ था। इशिता की चुप्पी देखकर राहुल का पारा और भी चढ़ गया था। इशिता, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है? उसने सख्त लहजे में पूछा। एक पल के लिए सिक्योरिटी रूम का वातावरण और भी भारी हो गया। इशिता अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल की भारी आवाज सुनकर उसकी उंगलियां और भी उलझ गईं। जी जी सर, मैंने ही उस व्यक्ति को कंपनी में आने की अनुमति दी थी, उसने हकलाते हुए कहा। उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। क्या उसे कंपनी में प्रवेश देने से पहले तुमने उसकी आईडी चेक की थी? राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी ठंडक उतर आई थी। जी ना, नहीं सर। इस बार इशिता के शब्द और भी लड़खड़ा गए। लेकिन क्यों सीता? राहुल ने अपने दोनों हाथ मेज पे पटकते हुए पूछा। पर इस बार भी इशिता के पास राहुल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों तक निशब्द खड़ी रही, फिर धीमे स्वर में बोली, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। इशिता की झुकी हुई नजरें साफ बता रही थी कि उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा था। उसे उस हालत में देखकर राहुल का उफनता हुआ गुस्सा कुछ पल के लिए जैसे शांत सा हो गया था। पर फाइनेंस फाइल 2026 सिर्फ एक फाइल नहीं थी, उससे उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी।
यदि फाइल में कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई होती तो शायद राहुल माफ भी कर देता, लेकिन उस फाइल के लीक होने से उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी, जिसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उस हैकर तक पहुंचना तो जैसे अब राहुल का जुनून बन गया था। उसने अपनी दोनों कोहनियां मेज पर टिकाई और इशिता की ओर देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझे शुरू से आखिरी तक पूरी बात बताओ। राहुल की सख्त आवाज सुनकर इशिता सहम सी गई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और एक ही बार में पूरी घटना सुना दी। राहुल को समझने में एक पल भी नहीं लगा था कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर किसी ने फाइल से जानकारी चुरा ली थी। अब नीली रोशनी कमरे की खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। राहुल ने कुछ क्षणों तक मेज पर रखे अवर ग्लास को ध्यान से देखा और फिर उसे उल्टा रखते हुए धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसने एक बूं हल्की सी उठाई और सूर्य की ओर देखते हुए बोला, सूर्य कंपनी के सर्वर पर किस कर्मचारी ने किस समय लॉगिन किया था, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। 5 मिनट के अंदर हर कर्मचारी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। फाइल लीक होने का तूफान राहुल के भीतर अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सूर्य, जो अभी तक अपने हाथ बांधे खड़ा था, राहुल की सख्त आवाज सुनकर भीतर तक हिल गया था। उसने एक बार राहुल की आंखों में देखा, जिनमें गुस्से की चिंगारियां दहक रही थी। जिन्हें देखते ही वह तुरंत कुर्सी पर बैठ गया और कांपती हुई उंगलियों से कीबोर्ड संभालते हुए बोला, जी जी सर, मैं अभी देख लेता हूँ। अचानक ही कमरे का माहौल बदल गया। बात अनुकूलित कमरे के बावजूद भी सूर्य के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे की घबराहट को अब और भी साफ दिखा रही थी। राहुल की नजरें लगातार स्क्रीन पर जमी हुई थी। वह एक भी बिंदु को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। हर कर्मचारी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड वह अपनी आंखों से देख रहा था। लगभग हर कर्मचारी की आईडी जांच ली गई, लेकिन फाइल लीक होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यह देखकर राहुल की उंगलियां कुर्सी के हत्थों पर कस गई। सूर्य, एक एक चीज अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, राहुल ने सख्त लहजे में कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, इस बार हर कर्मचारी के साथ इशिता की आईडी को भी दोबारा खंगालो। राहुल ने सूर्य की ओर देखते हुए कहा। अब की बार उसकी मुट्ठियां और भी सख्त हो गई थी। जब सूर्य ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि कंपनी के सर्वर पर इशिता की आईडी से 1 घंटे में 2 बार लॉगिन किया गया था। यह बात राहुल की बात जैसी नजरों से ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। इसे यहीं रोको। उसका स्वर पहले से गंभीर हो गया था। इसकी अच्छे से जांच करो। जी सर, सूर्य ने तुरंत सिर हिलाया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लॉगिन इशिता की आईडी और पासवर्ड से हुआ था, लेकिन उससे जुड़ा मोबाइल नंबर किसी और का था। यह देखते हुए राहुल की उंगलियां उसके हाथ में पकड़े हुए स्ट्रेस रिलीफ क्रिस्टल ओक पर और भी कस गई। स्क्रीन पर चमकता हुआ वह नंबर मानो उसे खुली चुनौती दे रहा था। राहुल ने गहरे स्वर में कहा, सूर्य, कोई हमारे सिस्टम को हैक कर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसके शब्द कम थे, लेकिन उनमें कठोरता साफ झलक रही थी। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। पर्दों से छनकर आती सफेद रोशनी सूर्य की उलझन को और भी गहरा कर रही थी। उसका सिर पछतावे से झुका था। वह धीमे स्वर में बोला, सर, मैंने इशिता मैडम की पासवर्ड आईडी होने की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राहुल ने तुरंत कहा, लेकिन अब तो सच सामने है। अब क्या देख रहे हो? अभी इसी वक्त पता लगाओ कि यह नंबर किस नाम से दर्ज है। इस बार उसके स्वर में और भी कठोरता उतर आई थी। जी सर। सूर्य की उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर बिजली की गति से चलने लगी। चलते चलते कुछ ही क्षणों बाद फिर से रुक गई। सर, यह नंबर रॉकी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बार सूर्य की आंखों में निराशा कम और उम्मीद अधिक दिखाई दे रही थी। राहुल ने स्क्रीन पर उभरे नंबर को गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर एक झटके से कुर्सी से उठा। उसने अपने कमीज की बाह ऊपर चढ़ाई और गहरे स्वर में बोला, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? चलो, तुम्हारी स्मार्टनेस भी देख लेते हैं। जहाँ छिपे हो, कल तुम्हें वहीं से ढूंढ निकालूंगा। मेरे सर्वर पर अपने नंबर से लॉगिन करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। वह धीरे से फुसफुसाया। इसके बाद वह इशिता के पास पहुंचा। इशिता अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला,
इशिता ध्यान से सुनो, मुझे कल सुबह तक एक ऐसी फाइल तैयार चाहिए जो देखने में बिल्कुल फाइनेंस फाइल 2026 जैसी लगे। राहुल की बात सुनते ही इशिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झिझकते हुए पूछा, सर, वह फाइल तो अभी भी हमारे पास है, फिर नई फाइल किस लिए? राहुल ने उसकी ओर देखा। इशिता, जितना कहा उतना करो, बाकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। कहते हुए उसके माथे की सलवटें और भी गहरी हो गई थी। मुझे हर हाल में कल सुबह तक वह फाइल तैयार चाहिए। उसने जेब में हाथ डाला, फिर इशिता के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए कहा, तुम कंपनी के उसूल अच्छी तरह से जानती हो। अपनी बेगुनाही साबित करने का तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो तुम्हारी नौकरी और पद दोनों जा सकते हैं। उसकी आवाज में जरा भी नरमी न थी। राहुल ने कुर्सी से अपना ब्लेजर उठाया और सिक्योरिटी रूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर इशिता की ओर देखा। वह अभी भी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी थी। उसके जूतों की टक टक से पूरा सिक्योरिटी रूम गूंज रहा था। इशिता ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, पता नहीं राहुल सर मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। उसने अपने गले का स्कार्फ और भी कसकर पकड़ लिया था। फिर दृढ़ स्वर में बोली, सर, मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज धीमी लेकिन विश्वास से भरी थी। उसकी आवाज सुनकर राहुल एक क्षण के लिए रुक गया। उसने पीछे मुड़कर इशिता की ओर देखा और बर्फ की तरह जमा देने वाली निगाहों से देखते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भले ही उसका स्वर थोड़ा स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन उसमें गुस्से की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। यह कहते हुए उसने 2 डग में सिक्योरिटी रूम का दरवाजा पार कर दिया था। आशीष ने जैसे ही राहुल को गाड़ी की ओर आते देखा, उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसने एक बार राहुल की आंखों में देखा। उनमें अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी चाल में अभी भी वही खनक नजर आ रही थी। गाड़ी में बैठते ही राहुल ने कहा, आशीष, गाड़ी को कल्याणी मैंशन ले चलो। जी सर, आशीष ने रियर मिरर में राहुल की ओर देखते हुए कहा। पहले की तरह ही इस बार भी गाड़ी में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस बार राहुल की खामोशी कुछ और ही बयां कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा कम और सच को ढूंढ लाने का जुनून ज्यादा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राहुल का मन भी सड़क किनारे लगे खंभों की रोशनी के साथ साथ दौड़ रहा हो। राहुल ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 5 बजने वाले थे। जैसे जैसे गाड़ी कल्याणी मैंशन की आंगन की ओर बढ़ रही थी, पेड़ों की सरसराहट अब और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। कुछ ही पलों बाद गाड़ी कल्याणी मैंशन के आंगन में आकर रुक गई। गाड़ी देखते ही गार्ड ने तुरंत मैंशन का भारी दरवाजा खोल दिया। आशीष ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, राहुल गाड़ी से उतरा और धीमे कदमों से मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। उसका शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं था। चलते चलते उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। लगता है माँ अभी तक सो रही है। वहां की खामोशी देखकर वह मन ही मन बुदबुदाया, कल्याणी देवी की नींद खराब न हो, इसलिए राहुल दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने कपड़े उतारकर सोफे पर रखे और बेड पर लेट गया। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी फैली हुई थी। शायद मेरे ऑफिस जाने की बात राजू ने माँ को अभी तक नहीं बताई। चलो, अच्छा ही हुआ कि नहीं बताई, नहीं तो माँ बेकार में ही परेशान हो जाती। वह सिराने पर रखे तकिया को ठीक करते हुए खुद से ही बुदबुदाया। अगले ही पल उसने दूसरा तकिया उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके मन में हैकर को पकड़ने के अलग अलग तरीके दौड़ रहे थे। वह काफी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर इसी सोच विचार में खोए खोए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकों पर नींद उतर आई और देखते ही देखते वह गहरी नींद के आगोश में खो गया था। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपका एक एक कमेंट मुझे इस कहानी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।